Chapter number 4, Elasticity of Demand. Elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity. हर प्रोडक्ट की डिमांड को कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं. जब हम प्रोडक्ट में आने वाले डिमांड की चेंज को परसेंटेज वे में कंपेयर करते हैं टू द परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर जो उस डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. That is, elasticity of demand will be equal to percentage change in demand for a commodity divided by percentage change in any factor affecting that demand for that commodity. बेसिकली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं. फर्स्ट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो हम फैक्टर लेंगे जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा वो फैक्टर क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट की खुद की प्राइस. देयरफॉर इट विल रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? प्रोडक्ट के डिमांड में आने वाला परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस में आने वाला परसेंटेज चेंज. ये मेन पॉइंट है जो हम ओवरऑल इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी हम जब वर्ड यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे जो प्राइस का परसेंटेज चेंज लेंगे वो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड में आने वाली चेंज की बात करेंगे. देयरफॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in price of a related good, that is substitute और complementary. मतलब यहाँ पे percentage change in demand के डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे फैक्टर? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्रोडक्ट की खुद की प्राइस में चेंज नहीं आएगा, बेसिकली उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में चेंज आएगा. उसके रिलेशनशिप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी से. सिमिलरली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ हमने वर्ड क्या लिया हुआ है? इनकम. देयरफॉर इनकम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई परसेंटेज चेंज आता है उसको हम एज अ फैक्टर कंसिडर करते हैं इन द डिनोमिनेटर ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड. तो इससे जो हमको इलास्टिसिटी मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बेसिकली ओवरऑल तीनों में से इस चैप्टर में हम जो कंसिडर करेंगे वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे. इट मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू द चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी. बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है? डिमांड किस रेशियो में चेंज होगी जब उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस में कोई चेंज आए. इस प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को न्यूमेरिकल वे में हम जो रिप्रेजेंटेशन देंगे वो किसके थ्रू देंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू. बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है. मतलब यहाँ पे डिमांड जो है वो क्वांटिटी के फॉर्म में होगी और उसको हम किसके साथ में रिलेट कर रहे हैं? प्राइस के साथ में, प्रोडक्ट की खुद की प्राइस. बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे क्या मान लिए जाएंगे? कॉन्स्टेंट. जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी की वैल्यू रहेगी, जितनी हायर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, बेसिकली वो क्या शो करेगा? उतना ज़्यादा प्राइस का चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड पे. अब बात करते हैं फॉर्मूले की जो हमको इस ओवरऑल चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है. सबसे पहले हम देख रहे हैं परसेंटेज मेथड को. परसेंटेज मेथड को फ्लक्स मेथड, प्रपोर्शनेट मेथड या मैथमेटिकल मेथड भी बोला जाता है. इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिनोमिनेशन की बात करें तो इसका जो नोटेशन होता है वो क्या होता है? ई डी. कैपिटल में ई लिखेंगे, उसके सफिक्स में नीचे क्या आएगा? स्मॉल लेटर में डी. ई डी विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करें अब अगर, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डेल्टा क्यू. ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है इसको हम डेल्टा बोलते हैं. डेल्टा क्यू अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. इनिशियल क्वांटिटी को हम ओरिजिनल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, इनटू 100. ये जो डेल्टा क्यू है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन क्वांटिटी को, दैट इज Q1 माइनस क्यू. मतलब यहाँ पे हम Q1 माइनस क्यू भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज Q. Q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यू क्वांटिटी को, और Q रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इनिशियल या ओल्ड क्वांटिटी को. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, दैट इज डेल्टा P अपॉन P इंटू 100.
ये जो डेल्टा है, ट्रायंगल का जो साइन है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा पी या चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? P1 माइनस पी। P1 न्यू प्राइस है और P क्या है हमारी? ओरिजिनल या ओल्ड प्राइस या इनिशियल प्राइस। इसी फॉर्मूले को हम प्रोपोर्शनेट मेथड में यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रोपोर्शनेट मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम ये फॉर्मूला का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों सेक्शन अगर यहाँ हम रिप्लेस कर दें तो इसी से हमारी प्रोपोर्शनेट मेथड जनरेट होगी। बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो ये हमने ईडी के इक्वल क्या रखा पहले? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डिवाइड में क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो ये हमने डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 रख दिया। ये 100 और 100 तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और ये नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये ऊपर आके क्या हो जाएगी? इंटरचेंज। मतलब ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू क्या हो जाएगा? पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा और डेल्टा की वैल्यू अगर हम एक साथ लिख दें, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू कॉमन वैल्यूज एक साथ ले लें, दैट इज पी अपॉन क्यू। तो ये जो फॉर्मूला हमारा जनरेट हो रहा है ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्रोपोर्शनेट मेथड का। एक तरीके से प्रोपोर्शनेट मेथड परसेंटेज मेथड से ही डिराइव हो रही है, उसी से निकल के आ रही है। देयरफॉर प्रोपोर्शनेट मेथड का हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जहाँ डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, पी क्या है हमारी? ओरिजिनल प्राइस, क्यू क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 माइनस क्यू, और डेल्टा पी का P1 माइनस पी, जहाँ P1 क्या होगा? न्यू प्राइस, और Q1 क्या होगा हमारा? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर ये है कि स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूले की प्रॉपर प्रैक्टिस रखें, बिकॉज अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इन दैट केस आप बाउंड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। दैट्स वाई इट्स बेटर कि हम दोनों ही फॉर्मूलेज को प्रैक्टिस में रखें। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ईडी से रिलेटेड ये है कि ईडी की वैल्यू हमेशा क्या आती है? नेगेटिव। ऑलवेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारे पास आंसर आएगा न्यूमेरिकल्स में वो हमेशा माइनस में आएगा। रीज़न इज़ दैट कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन होता है वो कैसा होता है? इन्वर्स। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होता है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है। मतलब इधर इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं एक जगह जो चेंज होगा हमारा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव हों, दोनों पॉजिटिव हों, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। दैट्स वाई ईडी हमको क्या मिलेगा? हमेशा नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं मिल सकता ये। नाउ वी विल डिस्कस द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट पॉइंट इज perfectly elastic demand. When there is an infinite demand for a particular of a product at a particular price, and demand becomes zero with a slight rise in the price, then demand for such commodity is said to be a perfectly elastic. इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ प्रोडक्ट की डिमांड इन्फिनाइट होती है, मतलब कितनी भी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट की प्राइस में कोई भी चेंज आया तो इन दैट केस डिमांड हमारी सीधे सीधे क्या हो जाएगी? ज़ीरो। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि हमारी डिमांड कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक। इसका फिगर किस तरीके से बनेगा? हम एक्स एक्सेस पे हमेशा क्या लेते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सेस पे प्राइस। प्राइस हमारी कांस्टेंट है 30, मतलब प्राइस का जो फिगर बनेगा हमारा या जो प्राइस की जो पॉइंट रहेगी वो हमेशा एक ही पॉइंट पे रहेगी। डिमांड कैसी है हमारी? 100, फिर 200, फिर 300, मतलब सेम प्राइस पे हमने पहले 100 डिमांड किया, देन सेम प्राइस पे 200, देन सेम प्राइस पे 300। तो ओवरऑल इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने से जो हमको डिमांड कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सेस। नोटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम ईडी को किसके इक्वल मानेंगे? इन्फिनिटी के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या होगा यहाँ पे? इन्फिनिटी। नाउ सिर्फ याद रखने के लिए एक हिंट के तौर पे हम इसको याद रख सकते हैं कि अगर हम ये भूल जाएं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी में क्या वैल्यू हमको पुटअप करनी है, इन्फिनिटी लेना है या ज़ीरो लेना है। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से वर्ड मीनिंग की बात करें तो एक ऐसी चीज़ जो बहुत इलास्टिक हो,
इलास्टिक मतलब ऐसी चीज़ जिसको जितना चाहो खींच सके, हम खींचा जा सके। तो बेसिकली इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है वो ट्विस्टेड रबर बैंड जैसा होता है। अगर हम एक रबर बैंड को ट्विस्ट करेंगे तो हमको उससे कुछ ऐसा इन्फिनिटी जैसा ही सिंबल मिलेगा, कुछ ऐसा, ये। तो इसको हम इससे याद रख सकते हैं कि जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात होगी, मतलब ईडी क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी का साइन कैसा है, ट्विस्टेड रबर बैंड जैसा। और रबर बैंड कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, उसको हम खींच सकते हैं, खींचेंगे तो वो लंबी हो जाएगी। उससे हम इसको याद रख सकते हैं कि ईडी क्या होगी हमारी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट टाइप इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। When there is no change in demand with change in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic. जब प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आए लेकिन फिर भी डिमांड में कोई चेंज ना आए तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अगेन ये सिचुएशन भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्राइस को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं एग्जाम्पल में, लाइक 20 से 30 से 40, डिमांड क्या है हमारी, स्टिल कॉन्स्टेंट 100। इसका फिगर कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सेस। बेसिकली एक्स एक्सेस पे हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ है, प्राइस। 20 रुपीज़ जब हमारी प्राइस थी तब भी हम कितना डिमांड कर रहे थे, 100। प्राइस 30 हुई तब भी डिमांड कितनी है, 100। प्राइस 40 हुई तब भी डिमांड कितनी है, 100। ये तीनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो हमको डिमांड कर्व कैसा मिलेगा, पैरेलल टू वाई एक्सेस। ईडी की वैल्यू की बात करें अगर, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में ईडी की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0। इसको हम एक्स से याद रख सकते हैं। जैसे अभी हमने रबर बैंड को कंपेयर किया था इन्फिनिटी के सिंबल से, उसी तरीके से हम 0 को कंपेयर कर सकते हैं एक्स से। एग इलास्टिक होता है क्या, हम उसको खींच सकते हैं, नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली परफेक्टली इनइलास्टिक, यहाँ हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, इनइलास्टिक, मतलब जिसको हम खींच नहीं सकते या जिसका शेप चेंज नहीं हो सकता। एग का शेप चेंज नहीं हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं कि ईडी क्या होगा हमारा यहाँ पे, 0। अब बात करते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड की। When percentage change in quantity demand is more than the percentage change in price, then such demand is known as highly elastic demand। मतलब जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड का चेंज जो है वो परसेंटेज वे में ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देयरफॉर हम ऐसी डिमांड को हम क्या बोलेंगे कि ये हाईली इलास्टिक डिमांड है। से फॉर एग्जांपल प्राइस में सिर्फ 20% का चेंज आया और डिमांड 80% से चेंज हो गई, प्राइस 20% गिरी और डिमांड एकदम से 80% इंक्रीज हो गई। कंपेरेटिवली डिमांड का जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। इन दैट केस हमारी जो इलास्टिसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, हाईली इलास्टिक। वर्ड हाई है इसलिए हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे ईडी की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कैसी आएगी, ग्रेटर देन 1। फिगर के रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर, तो हमको बेसिकली जो क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा लेना है और प्राइस का कम। देयरफॉर फिगर बनाते वक्त हम इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। जब हमारी प्राइस P थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, Q। से फॉर एग्जांपल 20 पे हम कितना डिमांड कर रहे थे, 100। प्राइस जब हमारी गिरी 20 से 10 हुई तो हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, Q से Q1 200। बेसिकली ये जो गैप हमने लिया है इसको हमको फिगर बनाते वक्त ध्यान देना है। जब हम हाईली इलास्टिक डिमांड के फिगर को बनाएंगे तो ये जो प्राइस का गैप रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू ये क्वांटिटी डिमांड के गैप से, ये गैप ज़्यादा रहेगा। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने से जो हमको डिमांड कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लेटा हुआ मिलेगा, फ्लैटर मिलेगा थोड़ा सा, किसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। ये किसको डिनोट करेगा, हाईली इलास्टिक डिमांड को। हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में हमारा डिमांड कर्व कैसा बनेगा, फ्लैटर, एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ बनेगा। अब बात करते हैं लेस इलास्टिक डिमांड की। When percentage change in quantity demand is less than the percentage change in price, then demand for such commodity is said to be less elastic और inelastic। बेसिकली जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी में आने वाला परसेंटेज चेंज कम हो एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी डिमांड कैसी है, लेस इलास्टिक। मतलब से फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई 20% से और डिमांड में सिर्फ 5% का चेंज आया। प्राइस ज़्यादा से चेंज हुई, डिमांड का जो परसेंटेज चेंज है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्राइस। देयरफॉर हमारी इलास्टिसिटी कैसी होगी यहाँ पे, लेस इलास्टिक। क्योंकि वर्ड लेस यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पे ईडी क्या होगा हमारा, लेस देन 1। जो भी वैल्यू आएगी लेस इलास्टिक में वो कैसी होगी, 1 से छोटी होगी। प्लस इसका कर्व कैसा बनेगा हमारा, स्टीपर बनेगा।
मतलब ये जो डिमांड कर्व हमको यहाँ पे मिलेगा ये कैसा होगा, वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, थोड़ा खड़ा हुआ सा फिगर बनेगा हमारा यहाँ पे, लाइक दिस वन। प्राइस का जो चेंज है वो क्या है, प्राइस पी से P1 डिक्रीज हुई, क्वांटिटी Q से Q1 इंक्रीज हो गई। ये जो प्राइस का चेंज है, ये जो गैप है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस चेंज Q से Q1, ये छोटा गैप है। तो जो ये कर्व मिल रहा है हमको इन दोनों पॉइंट को जोड़ने से, ये कैसा है, थोड़ा खड़ा हुआ सा है, मतलब लेस, जो हाईली इलास्टिक हमने देखा था उसमें कैसा था फिगर हमारा, कुछ ऐसा लेटा हुआ सा था एक्सेस की तरफ। यही लेस इलास्टिक की बात करें तो ये फिगर कैसा है हमारा, कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ बन रहा है। किसकी तरफ ये ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये वाई एक्सिस की तरफ। सिमिलरली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात करें तो इस केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी इक्वल होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। मतलब जितना चेंज क्वांटिटी डिमांड में आएगा उतना ही चेंज प्राइस में आएगा। अगर प्राइस 50% से इंक्रीज करेगी तो डिमांड 50% से डिक्रीज करेगी। एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, ये तो फाइनल है, लेकिन दोनों की जो परसेंटेज चेंज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। बिकॉज यहाँ पे हम यूनिटरी वर्ड यूज कर रहे हैं, देयरफॉर ईडी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा हमारा, इक्वल टू 1। इसमें जो हमको कर्व मिलेगा, इस कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों बोलते हैं ऐसा, बिकॉज इस कर्व के अंडर का जो एरिया होगा, टोटल एरिया, वहाँ ओवरऑल हर पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, सेम। फिगर बनाते वक्त बेसिकली हमको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो प्राइस का चेंज हम शो करेंगे डिफरेंस, और जो क्वांटिटी का चेंज का डिफरेंस होगा, ये दोनों डिफरेंस एकदम बराबर सेम होना चाहिए। P से P1 जितना हम डिस्टेंस लेंगे उतना ही हमको Q से Q1 यहाँ डिस्टेंस लेना है, तो हमारा कर्व एकदम परफेक्ट बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक हम डिमांड कर्व जो बना रहे थे वो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यूनिटरी इलास्टिक में थोड़ा सा हम इसको कर्व के शेप में ही बनाएंगे। नाम क्या होगा इस कर्व का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रिप्रेजेंट क्या करेगा ये, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को, जहां ईडी क्या होगा हमारा 1। बेसिकली शॉर्ट में अगर डिस्कस करें तो ये जो पहली लाइन है हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ईडी इक्वल इन्फिनिटी। बीच की जो लाइन होगी सेंटर वाली, ये दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन पे होगी, इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ईडी इक्वल 1। इससे ऊपर वाली जो लाइन है हमारी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाई इलास्टिक, दैट इज ईडी ग्रेटर देन 1। इससे नीचे वाली जो लाइन है ये स्टीपर है, खड़ी हुई बनी है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ईडी लेस देन 1। और एकदम वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन बनेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ईडी इक्वल टू 0। अब बात करते हैं फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी। हालांकि ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया है अभी। कर्व जितना फ्लैटर बनेगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पहले हम डी कर्व की बात करें जो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, बेसिकली इस पॉइंट पे अगर हम बात करें अगर, तो ये कैसा कर्व है हमारा, थोड़ा फ्लैटर बना है, किसकी तरफ झुका हुआ बना है, ये एक्स एक्सिस की तरफ। D1 कर्व की बात करें अगर, तो ये कैसा है, थोड़ा खड़ा हुआ बना है, किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये वाई एक्सिस की तरफ, ये स्टीपर है। डी कर्व की बात करें अगर, तो इस पॉइंट पे बेसिकली हम क्या शो कर रहे हैं कि जो प्राइस का चेंज है वो कंपेरेटिवली कम है और डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, इसलिए फिगर कैसा बन रहा है हमारा, फ्लैटर। जितना ज़्यादा फ्लैटर होगा उतना वो हाई इलास्टिक को डिनोट करेगा। सिमिलरली D1 कर्व की बात करें तो ये स्टीपर बन रहा है, खड़ा हुआ बन रहा है, इसलिए ये क्या शो कर रहा है हमारा, लेस इलास्टिक को डिनोट कर रहा है। बेसिकली वैल्यू को अगर हम चेंज करके डिस्कस करें, से फॉर एग्जांपल प्राइस P से P1 इंक्रीज हो गई तो डिमांड गिरेगी। पहले डी कर्व की बात करें अगर, तो डिमांड कितने से गिर रही है हमारी, Q से Q2, एक बड़ा गैप आ रहा है प्राइस के कंपैरिजन में, ज़्यादा बड़ा, इसलिए ये क्या शो कर रहा है, हाई इलास्टिक। सिमिलरली D1 की बात करें तो ये जो प्राइस का चेंज है P से P1, क्वांटिटी का चेंज कितना आया, सिर्फ Q से Q1, ये पॉइंट D1 पे कितना आ रहा है चेंज, Q से Q1, छोटा चेंज है क्वांटिटी का, प्राइस का चेंज क्या है, ज़्यादा है। देयरफॉर ये कर्व जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस इलास्टिक को। मतलब जितना ज़्यादा फ्लैटर होगा कर्व उतना ज़्यादा क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, हाई इलास्टिक। Now we will discuss the factors that affect the price elasticity of demand. First point is nature of commodity. Commodity के nature के according भी elasticity depend करती है। अगर commodity necessity goods के अंदर में आती है, मतलब ऐसी चीज़ें जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं उसके सर्वाइवल के लिए, देन उसकी डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी विद द चेंज इन प्राइस। मतलब जनरली उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक या वेरी वेरी लेस इलास्टिक। प्राइस में चेंज आएगा भी तो डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट ज़रूरी है।
सिमिलरली अगर कमोडिटी कंफर्ट गुड में आती है, इन दैट केस डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। मतलब कंज्यूमर कुछ टाइम के लिए उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकता है। अगर प्राइजेस ज़्यादा हैं तो कंज्यूमर उसको बाद में भी परचेज करेगा अगर, तो चलेगा। सिमिलरली अगर लग्जरी गुड्स की बात करें अगर, तो ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक या वेरी वेरी हाई इलास्टिक। बिकॉज इसका कंजम्पशन जो है या इसका कंजम्पशन के पोस्टपोन की बात करें अगर हम, तो इसको हम ज़्यादा पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, लग्जरी आइटम है, कंज्यूमर नहीं भी परचेज करेगा, तो नो डाउट उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है उस चीज़ का। देयरफॉर ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक और वेरी वेरी हाई इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल हैं उससे भी उसकी इलास्टिसिटी अफेक्टेड होगी। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, हमारे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, कई वेराइटीज़ हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर किसी एक प्रोडक्ट की, एक कोल्ड ड्रिंक की प्राइस इंक्रीज होती है, कंज्यूमर के पास कई ऑप्शंस हैं, कई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो कंज्यूमर क्या होगा, दूसरे कोल्ड ड्रिंक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। प्राइस आपने थोड़ी सी भी बढ़ाई तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। देयरफॉर अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल होंगे या अवेलेबल होंगे, इन दैट केस इलास्टिसिटी क्या होगी, हाई। ऑन द अदर हैंड अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट हैं या कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस उसकी डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक या वेरी वेरी लेस इलास्टिक। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर उसको परचेज करना है तो वही प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, उसके पास कोई खास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल, elasticity of demand for any commodity is generally less for higher income level group in comparison to the people with low income. जो लोग रिच होते हैं उनके लिए जनरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, लेस, बिकॉज वो गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। माइनर प्राइस चेंजेस उनकी परचेजिंग पावर को खास कोई इम्पैक्ट नहीं देता है। वहीं अगर हम पुअर पीपल के लिए बात करें अगर, तो उनके केसेस में इलास्टिसिटी कैसी मिलेगी हमको, हाई, बिकॉज छोटा सा भी प्राइस चेंज उनकी परचेजिंग पावर को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ प्राइसेस। लेवल ऑफ प्राइसेस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो कॉस्टली गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, हाई इलास्टिक, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है प्राइस चेंज के लिए। छोटा सा भी प्राइस चेंज, ऑलरेडी गुड्स अगर कॉस्टली हैं, अगर उसमें और ज़्यादा प्राइस में अगर इंक्रीमेंट आता है तो डेफिनेटली लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। पहले ही गुड्स कॉस्टली था, प्राइस बढ़ गई तो अब और ज़्यादा वो उनकी रीच के बाहर हो जाएगा। या उल्टा बोलें कि अगर कॉस्टली गुड है, प्राइस कम होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे कि भाई अभी सस्ता है, अभी खरीद लो, अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका छोटा सा भी प्राइस चेंज उसके डिमांड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। देयरफॉर कॉस्टली गुड्स की डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक। वहीं इनएक्सपेंसिव या सस्ते गुड्स की बात करें, लाइक मैच बॉक्स, निडल, इनकी प्राइस चेंज क्या है, एक तो वैसे ही ये बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं, 1 रुपये 2 रुपये में आ जाते हैं। अगर प्राइस चेंज आएगा भी इसमें तो कोई खास चेंज नहीं होगा कि वो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को एकदम से इम्पैक्ट कर दे। देयरफॉर ऐसे इनएक्सपेंसिव गुड्स के लिए कंज्यूमर की डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक या वेरी वेरी लेस इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। ऐसी कमोडिटीज़ जिनकी डिमांड अर्जेंट नहीं है, ऐसी कमोडिटीज़ की डिमांड क्या होती है, हाईली इलास्टिक। मतलब अगर प्राइस में चेंज आता है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकता है। अगर प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर उसको नहीं भी परचेज करेगा तो चलेगा, वो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है, उसका कंजम्पशन पोस्टपोन किया जा सकता है। देयरफॉर ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक। रैदर देन ऐसी कमोडिटीज़ जो अर्जेंट हो, लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब मेडिसिन्स, इनके कंजम्पशन को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये जब चाहिए हैं तो तभी चाहिए हैं। अब उस वक्त उसकी प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो वो मैटर नहीं करेगा। देयरफॉर ऐसे गुड्स की डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक या वेरी वेरी लेस इलास्टिक। क्यों, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी, इमीडिएट, इनके कंजम्पशन को आप पोस्टपोन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजेस। ऐसे कमोडिटीज़ या ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा कई अलग अलग यूजेस में आते हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। जो प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ में आते हैं, अगर ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, कई जगह उसको यूज़ करना है तो डेफिनेटली वो उसको ज़्यादा अर्जेंट यूजेस के लिए ही इस्तेमाल करेगा, बाकी जगह क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा उसका कंजम्पशन। तो बेसिकली उसकी डिमांड क्या होगी, फॉल होगी।
सिमिलरली ऐसे कमोडिटीज़ की बात करें जिनका यूज़ बहुत कम है या बहुत कई कम जगहों पे वो यूज़ में आती है, देयरफॉर ऐसे कमोडिटीज़ की डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। ओवरऑल कंज्यूमर की इनकम जो कंज्यूमर स्पेंड करने के बारे में सोच रहा है, ओवरऑल उसमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का कितना शेयर है। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं जो आप जिसको आप यूज़ करने वाले हो प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, अगर एक प्रोडक्ट पर्टिकुलरली 50 रुपीज़ का है, आउट ऑफ 10,000 50 रुपीज़ एक बहुत छोटा शेयर हुआ। अगर वो प्रोडक्ट 50 से 60 या 70 भी हो जाता है तो आप इतना बॉदर नहीं करोगे, आप उसको परचेज कर लोगे। रेदर देन से फॉर एग्जांपल आपकी शॉपिंग लिस्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर में एक बड़ा शेयर कवर कर रहा है। से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आपने सोचा था कि ये 8,000 तक आ जाएगा, अब वो आ रहा है 8,800 का, 800 रुपये उसकी प्राइस बढ़ गई है। ये अब मैटर करेगा, क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपके टोटल एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का एक बड़ा शेयर था, अब इसके प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप डेफिनेटली इसको परचेज करने से पहले क्या करोगे, एक बार सोचोगे कि ओवरऑल आपको बाकी चीज़ें अब जो परचेज करनी थी वो आप कम परचेज कर पाओगे, तो आपको इसको परचेज करना है कि नहीं करना है। इट मीन्स अगर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में प्रोडक्ट की प्राइस का छोटा सा अगर शेयर है तो उसकी डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। लेकिन ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर में प्रोडक्ट का अगर एक बड़ा शेयर है, अगर बड़ी वैल्यू को वो कवर कर रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक या इलास्टिक। सिमिलरली टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें अगर, तो जनरली डिमांड क्या होती है हमारी, इन इलास्टिक होती है शॉर्टर टाइम पीरियड में। अगर बहुत कम टाइम पीरियड के लिए प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आ पाता है, डिमांड इन इलास्टिक रहती है। लेकिन अगर एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्राइस में कोई चेंज आता है तो कंपेरेटिवली कंज्यूमर को एक टाइम मिल पाता है कि वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे पाए डिमांड में, जिसकी वजह से डिमांड हमारी क्या होती है, इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट अगर बात करें तो ऐसी कमोडिटीज़ जो जिसके लिए कंज्यूमर हैबिचुअल है, वो उसकी हैबिट है, तो इन दैट केस उसकी डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक। लाइक सिगरेट या अल्कोहल, ये एक तरीके से कंज्यूमर में हैबिट क्रिएट करते हैं, एडिक्शन क्रिएट करते हैं। इन चीज़ों की प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर बढ़ती भी है तो कंज्यूमर इनको कंज्यूम करना नहीं छोड़ सकता, इसकी क्वांटिटी कंजम्पशन वो कम नहीं कर सकता, उसको हैबिट है उस चीज़ की, देयरफॉर उसकी डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए कंज्यूमर हैबिचुअल नहीं है, वो अगर उसके कंजम्पशन को इग्नोर कर सकता है या छोड़ सकता है या रिड्यूस कर सकता है, देयरफॉर ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक या इलास्टिक। एक छोटा सा फॉर्मूला और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्लोप का, जो यहाँ पे हमको यूज़ में आएगा कई जगह क्वेश्चंस में। डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है बेसिकली उसको हम यूज़ करते हैं, उसको रिलेट करते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू से, डैट इज़ चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसके अकॉर्डिंग ईडी का एक फॉर्मूला और बनता है। अगर इस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू को हम उल्टा कर दें, डेट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी अपॉन क्यू। ये भी एक हमारा ईडी का फॉर्मूला हो सकता है अगर हमको क्वेश्चन में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दी हुई है या पूछा गया है, कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।